हेलो एवरीवन, मेरा नाम आसिम मोहम्मद है। आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ और कैसे कैसे साइमन कमीशन इंडिया में आया, क्या 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 रहा, वो आपको हम बताएंगे। आपको पता ही है कि ये इंडियन नेशनल मूवमेंट की सीरीज़ चल रही है यूपी एपीओ और यूपी पीसीए के लिए, तो उसी के रिगार्डिंग ये तीसरी वीडियो है। इसके बाद सिर्फ एक वीडियो और बचेगी, आपका पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट यूपी एपीओ और यूपी पीसीजे के पर्पज़ से पूरा हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि यूपी एपीओ के प्री एग्ज़ाम में 10 नंबर का सिर्फ ये आपका ये इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है, तो ये उसी के सिलसिले में वीडियोज़ आ रही हैं। और कुछ अगर फैक्ट अगर आपके रह जाएंगे इस जो वीडियो सीरीज़ की चल रही है, उसके बाद हम आपको एमसीक्यू करवा देंगे या पॉइंटर करवा देंगे, तो जिससे जो भी होगा आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी आने वाली है इस वीडियो में, जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, आपका मोंटेगू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म था 1917 का, वो पढ़ लिया था हम लोगों ने। कि उसमें जैसे कि ये हुआ था कि ये जो अंग्रेज़ थे वो इंडियंस से सपोर्ट मांग रहे थे कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि चाइना का उनके ऊपर दबाव था। और उसके बदले में अंग्रेज़ों ने यह कहा कि हम आपको जो सत्ता जो है, जो गवर्नमेंट है, वो हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, हुआ उसके उलट बिल्कुल। अंग्रेज़ों ने इसके बदले में उन्हें रॉलेट एक्ट दे दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दे दिया। ठीक है, तो ये हुआ। तो उसी सिलसिले में आज शुरू करते हैं। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। तो अब होता क्या है, अब इमरजेंस ऑफ गांधी होता है। गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं। ठीक है, तो इंडिया में आते ही उन्होंने कई सारे सत्याग्रह स्टार्ट करे। थोड़ी बात हम गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमको ये पता होना चाहिए कि गांधी जी का जो एक न्यूज़पेपर था, इंडियन ओपिनियन, कौन सा था? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन, ये गांधी जी का एक न्यूज़पेपर था। और उन्होंने साउथ अफ्रीका में कई सारे उन्होंने सत्याग्रह करे थे। ठीक है, जो टोल्स्टॉय जो थे साउथ अफ्रीका के, उनका जो तरीका था, उन्हीं के बेसिस पे वो सत्याग्रह उन्होंने करते थे। तो वही चीज़ वो यहाँ पे इंडिया में अपना, जो पहला जो उन्होंने सत्याग्रह किया है वो चंपारण सत्याग्रह है, जो 1917 में हुआ है। अब इसके थोड़ा हम इसमें वो जान लेते हैं कि क्या था चंपारण सत्याग्रह। हुआ ये था कि जो बिहार में जो चंपारण था, चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स बहुत थे। इंडिगो मतलब जो डाई बनाते हैं आपकी, वो बहुत थे। तो अंग्रेज़ों ने उनसे कहा कि आप अपने 3/20, 3/20 जो भाग आपका जो है खेत का, उस पर आप डाई बनाएंगे, मतलब इंडिगो आप अपना उस पर उत्पादन करेंगे। तो किसान जो थे वो इसके खिलाफ थे, क्योंकि उस टाइम क्या था, जर्मनी में सिंथेटिक डाई ऑलरेडी मिल रही थी, और इसलिए वो इसका विरोध कर रहे थे कि हमको ये नहीं मतलब उगाना है, ये उत्पादन इसका नहीं करना है। तो क्या होता है कि जितने भी वहाँ के किसान होते हैं वो फाइनली जाते हैं गांधी जी के पास। गांधी जी उनकी बात सुनते हैं और एक कमेटी फॉर्म करते हैं, और गांधी जी उस कमेटी के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये याद रखिए कि चंपारण सत्याग्रह जो था वो हमारा जो पहला फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, जिसको हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये पहला था। और फाइनली क्या होता है कि मतलब अंग्रेज़ों को गांधी जी की बात माननी पड़ती है, और ये सिस्टम जो है ये एबोलिश हो जाता है, मतलब ख़त्म कर दिया जाता है। और इसको जो जो हमने आपको बताया है 3/20 जो बताया है, इसको हम बोलते हैं 3 कठिया सिस्टम। क्या बोलते हैं? 3 कठिया सिस्टम। ये 3 कठिया सिस्टम था। ठीक है, तो अगर आपको 3 कठिया सिस्टम अगर पूछे कि किस आंदोलन से रिलेटेड है, तो चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि 3/20 भाग पे डाई उत्पादन करने के लिए अंग्रेज उनको वो ज़बरदस्ती उनसे करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, साथ में और जान लीजिए कि कुछ और गांधी जी ने करे हैं आंदोलन, जैसे कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। ठीक है, तो अहमदाबाद में स्ट्राइक जिसको हम पहले बोलते हैं, सबसे पहली जो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, उसमें हुआ क्या था कि जो अहमदाबाद में था वहाँ पे जो लेबर फैक्ट्री में काम करते थे, उनका प्लेग हो गया था। बोन्स प्लेग मतलब महामारी चली थी, तो उनको हो गया था। तो वो क्या थे, वहाँ के जो वर्कर्स थे वो अपना
बोनस मतलब पाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो फैक्ट्री का ओनर था वो मना कर रहा था। तो फिर गांधी जी ने मतलब आंदोलन किया, उन्होंने बोला कि आप इनको जो है बोनस दें, अगर नहीं देंगे तो हम फास्ट पे जा रहे हैं, जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक हम फास्ट से नहीं उठेंगे। अंत में यही हुआ कि गांधी जी की जीत हुई, और जो 35% हाइक जो मांगा था गांधी जी ने वो उनको मिला। उसके बाद होता है केड़ा सत्याग्रह, ये 1918 में हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा, चंपारण 1917 में हुआ है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुआ है, और केड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ है। केड़ा सत्याग्रह, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पहला असहयोग आंदोलन। इसमें क्या हुआ था कि किसानों की मतलब ये डिमांड थी कि जो अगर उनकी फसल जो थी मतलब उनसे टैक्स लिया जाता था, तो उन्होंने बोला कि उनकी जो 1/4 अगर लैंड जो है अगर हमारी बरसात में ख़राब हो जाती है तो हमको टैक्स नहीं देना चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ उनसे टैक्स ले रहे थे। तो गांधी जी ने फाइनली इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया और इनकी जीत हुई। बाद में अंग्रेज़ों ने ये कहा अगर आपकी 1/4 अगर जो जो वो आपकी खेत है, जो आपकी फसल है, अगर वो बर्बाद हो गई है तो फिर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एबल हैं तो आप दे सकते हैं। तो ये केड़ा सत्याग्रह हुआ। ठीक है, इन इन आंदोलनों को जो हमने आपसे पूछा, इनमें सिर्फ आपको डेट दे देगा या सीक्वेंस दे देगा, उनको एडजस्ट करना रहेगा। तो ये था। आगे चलते हैं, केड़ा सत्याग्रह। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि 1918 में संपूर्ण गुजरात में भीषण प्लेग का शिकार हुआ और अकेले खेड़ा में लगभग 17,000 लोगों ने अपने प्राण गंवाए। आगे कालरा ने भी स्थानीय लोगों को तोड़कर रख दिया। यह विद्रोह का तात्कालिक कारण था, विद्रोह करों के विरुद्ध विरुद्ध था, मतलब विद्रोह जितना हो रहा था वो जो टैक्स था उसके अगेंस्ट था। सरकार ने कहा यदि ये कर नहीं दिए गए तो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इस विद्रोह ने भारत को एक सुदृढ़ नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया। सरदार पटेल और उनके साथियों ने व्रत कर विद्रोह किया, जिसके क्षेत्र के सभी जातियों और पंथों के लोगों को इकट्ठा किया। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो वल्लभ भाई पटेल थे वो भी इन्वॉल्व थे, लेकिन मेन काम जो इसमें था वो गांधी जी का था। उसके बाद आते हैं रॉलेट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 मार्च 1919 में ये एक्ट आया, और इस एक्ट में क्या था मतलब कि 2 साल तक ही किसी को कैद में रख लेते थे, अरेस्ट कर लेते थे विदाउट वारंट, और 2 साल तक ही उनका कोई ट्रायल चलता ही नहीं था कोर्ट में। तो ये रॉलेट एक्ट था। तो रॉलेट एक्ट जब आया आपका 18 मार्च 1919 में, तो उसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इसके विरोध में जलियांवाला बाग में धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहीं पर जनरल डायर होते हैं, और वहाँ पे जो लोग इकट्ठा होते हैं उन पे गोली चलाने का आदेश देता है, जिससे सैकड़ों लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो जो डेट जो है वो 13 अप्रैल 1919 की है। इसमें मतलब जो आदमियों की जो मरने की जो संख्या थी वो लमसम 1000 आदमी थे जो मर गए थे। इसके विरुद्ध में क्या हुआ कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है वो लौटा दी। ठीक है, जो नाइटहुड की जो उपाधि थी वो लौटा दी। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, नाइटहुड की उपाधि जो है मतलब जो टाइटल जो था वो उन्होंने लौटा दिया। और 13 मार्च 1940 को जो जनरल डायर ने जो गोली चलवाई थी उसको उधम सिंह ने जो था लंदन में उधम सिंह ने कैंगस्टन हॉल में जो सभा संबोधित कर रहे थे वहाँ पे उनकी हत्या कर दी। ठीक है, अब ये जलियांवाला बाग हुआ, तो इसकी जो कमेटी के लिए क्या हुआ, हंटर आयोग बनाया गया। ठीक है, जलियांवाला बाग जो आपका जो हुआ नरसंहार हुआ, जनसंहार हुआ, इसमें क्या था, कॉलेज ऑफ जस्टिस स्कॉटलैंड के जो सीनेटर थे लॉर्ड हंटर, उनकी प्रेसिडेंशियल में, उनकी अध्यक्षता में सरकार ने एक गैर सरकार जांच समिति बनाई। लेकिन इस हंटर आयोग ने भी जनरल डायर को वो दे दिया, मतलब क्लीन चिट दे दी, और कोई भी उन पर सज़ा नहीं हुई। इसीलिए उधम सिंह ने 1940 में उनकी हत्या करी। अब इसके बाद आता है हमारा खिलाफत आंदोलन 1919 और 1920। खिलाफत आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है हमारा, उसको हमें एक साथ पढ़ना है क्योंकि ये दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं बाद में। खिलाफत आंदोलन क्या था कि जो टर्की के जो खलीफा थे, जो मुस्लिम्स के बहुत ज़्यादा मतलब मुस्लिम्स उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे, उनके एक तरीके से गुरु थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या हुआ, उनको उनके तख्त से मतलब उनको एक तरीके से उनकी जो सल्तनत थी उससे रिमूव कर दिया,
और उनकी जितनी भी ज़मीनें थी, जितने भी उनके इंडोमेंट्स थे, रिलीज इंडोमेंट थे, वो सब जब्त कर लिए। इसलिए जितने भी टर्की के जो मुस्लिम थे वो तो विरोध कर ही रहे थे, साथ में इंडियन के जो मुस्लिम थे वो भी उसका विरोध कर रहे थे। तो गांधी जी ने देखा कि मुस्लिम जो हैं वो भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हैं, तो क्यों ना इनकी जो गुस्सा जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध है उसका हमें फ़ायदा मिले। तो गांधी जी ने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने की बात करी और एक प्रस्ताव दिया मुस्लिम्स को कि आप हमारे साथ आ जाएं, हम मिलकर एक आंदोलन करते हैं। पहले क्या हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता लगा कि मुस्लिम्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी के द्वारा बुलाए जा रहे हैं तो उन्होंने विरोध किया। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझाया गया और बाद में क्या हुआ कि मुस्लिम्स और हिंदू दोनों जो थे यूनाइट होके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई संधि में जिस प्रकार तुर्की से व्यवहार किया गया उससे मुसलमान अंग्रेज़ों से क्षुब्ध थे। ठीक है, तो दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली ने यह आंदोलन शुरू किया था। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग कि अगर आपसे कोई पूछ लेना कौन से भाई हैं, मतलब एग्ज़ाम में यह आ जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। फिर क्या होता है इसके बाद क्या होता है, असहयोग आंदोलन, इसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई गई, इसमें दो थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। फिर 1920 में इस कमेटी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया और इसको अप्रूवल जो मिला वो हमारे कलकत्ता के सेशन में 1920 में मिला। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा कि जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसको अगर हम बात करेंगे अप्रूवल की तो वो मिलता है कलकत्ता में। कहाँ मिलता है? कलकत्ता के सेशन में 1920 में। और वहीं अगर हम बात करेंगे कि इसको इंडोर्समेंट, मतलब इसको रजामंदी अगर मिली थी, वो नागपुर के सेशन में मिली थी। नागपुर इंडोर्स हुआ था। ठीक है, तो अप्रूव हुआ था कलकत्ता के सेशन में और जो हमारा इंडोर्स हुआ था वो नागपुर के सेशन में हुआ था। असहयोग आंदोलन में गांधी जी की कुछ जो थी वो कुछ डिमांड्स थी अंग्रेज़ों से। वो क्या क्या थी? जैसे जो उपाधि थी जो खलीफा की जो अंग्रेज़ों ने ले ली थी टर्की में, वो उसको वापस लौटाना है। सरकारी शिक्षा संस्थाओं को बहिष्कार करना है, ये मतलब कार्यक्रम के तौर पे थे। अदालतों का बहिष्कार करना है, विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार करना है, करों की अदायगी नहीं करना है। ठीक है, और जो उनके जो खलीफा की जो लैंड्स ले ली हैं वो उनको वापस करना है। तो ये असहयोग आंदोलन की डिमांड्स थी और उसके कुछ प्रोग्राम थे। बाद में क्या होता है, चौरी चौरा कांड होता है 1922 में, 5 फरवरी 1922। डेट याद रखिए, डायरेक्ट डेट पूछता है यूपी एपीओ में कि चौरा चोरी की डेट कौन सी है, चौरा चोरी की डेट कौन सी है। तो 5 फरवरी 1922 दे देगा, ऐसा ऑप्शन दे देगा 10 फरवरी 5 फरवरी, तो आपको 5 फरवरी लगाना है। 5 फरवरी को क्या होता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक दुखद दुर्घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इसमें होता क्या कि भीड़ और पुलिस वालों के बीच में लड़ाई झड़प हो जाती है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वो पुलिस स्टेशन में अपने जो हैं वो अंदर चले जाते हैं। तो बाहर की जो भीड़ होती है वो बंद करके पूरे पुलिस स्टेशन को ही आग लगा देती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर जाते हैं। इससे जो गांधी जी होते हैं वो बड़े उनको बहुत बुरा लगता है, बहुत उनके मतलब असहज महसूस होता है और वो इस जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया चौरी चौरा कांड। अब इसके बाद थोड़ा सा ये सुन लीजिए स्टोरी के तौर पे कि क्या होता है। फिर राइज़ ऑफ रिवोल्यूशनरी फेज़ स्टार्ट होता है, मतलब जो क्रांतिकारी फेज़ होता है 1920s का वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। अब जो युवा था, जो यंग लोग थे, उनको लग नहीं रहा था कि इस तरीके से हमें आज़ादी मिलेगी। तो यूपी, बिहार और बंगाल में कुछ रिवोल्यूशनरी फेज स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। उन्हीं में सबसे इम्पोर्टेंट जो थी हमारी हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन थी, जिसे राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया था। ठीक है, उसमें और भी मेंबर थे, जैसे सचिन सन्याल थे, ठीक है, जोगेश चंद्रा थे, ये सब तो इसमें थे, अशफाकुल्ला खान थे, ये सब राजेंद्र लहरी वरी जितने भी आप सुनते हैं नाम, ये सब हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन में थे। पहले जो था
हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक नहीं था, मतलब सोशल वर्ड था ये नहीं था, खाली हिंदुस्तान रिवोल्यूशन एसोसिएशन था। बाद में इसमें हिंदुस्तान सोशल रिवोल्यूशन एसोसिएशन जोड़ा गया 1924 में कानपुर में। फिर क्या होता है 1925 में काकोरी होता है, सबको पता है आपको। 1925 में काकोरी होता है और इसमें क्या होता है ट्रेन लूटी जाती है और जो तो कैश वगैरह जो है वो सब लूट लिया जाता है। और फिर जब अंग्रेज़ इनको पकड़ते हैं उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, इनको तो फांसी की सज़ा हो जाती है और सचिन सन्याल और सचेंद्र जो बख्शी थे उनको काला पानी की सज़ा होती है। तो ये था। इसके बाद आता है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी क्या हुआ, इसको बनाते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। उन्होंने क्या हुआ कि गया में एक अधिवेशन हुआ 1922 में, तो उन्होंने बोला कि हम जो रणनीति अपना रहे हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध उसमें हमें बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन इस स्टेटमेंट के विरुद्ध में जो वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, श्री राजा राजगोपालचारी थे, उन्होंने इसका विरोध किया उनके स्टेटमेंट को। तो उन्होंने फिर क्या होता है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इस कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे देते हैं और अपनी बनाते हैं स्वराज पार्टी। तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी किसने बनाया, चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। बस इसमें इतना ही है। अब आता है साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन 1927 इंडिया में भेजा जाता है ये देखने के लिए कि क्या इंडियंस कैपेबल हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। वो इस तौर पे भेजा जाता है कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तो देंगे लेकिन हम पहले देखेंगे कि आप कैपेबल हैं, आप गवर्नमेंट बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। इसलिए साइमन कमीशन की अगुवाई में एक कमीशन बनाया गया और इंडिया भेजा गया। इंडियन इसका विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस कमीशन में कोई भी इंडियंस नहीं था। अच्छा, साइमन कमीशन में अगर मेंबर्स पूछे कितने थे तो 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे और इसमें से कोई भी इंडियंस नहीं था। इसलिए इसका विरोध कर रहे थे लोग। और लाला लाजपत राय जो लाहौर में विरोध कर रहे थे, लाठी चार्ज हुआ और 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। इससे क्या हुआ, जो भगत सिंह थे और सुखदेव उन्होंने डिसाइड किया कि इसका हम रिवेंज लेंगे और वो सॉन्डर को मारने गए। उन्होंने सॉन्डर्स को मार दिया, लेकिन उनका जो इरादा था वो मारना था स्कॉट को, लेकिन वहाँ पर उन्होंने मार दिया सॉन्डर को। इसलिए उन पर केस चलता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। इसीलिए इसको बोलते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, क्योंकि लाहौर में लाठी चार्ज हुआ था लाला लाजपत राय पे और इसीलिए वहाँ पे उन्होंने लाहौर में ही सॉन्डर्स को मारा और उन पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलता है। ठीक है। फिर 8 अप्रैल 1929 में क्या होता है कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बम फेंकते हैं अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। उनकी कोई इरादा नहीं था कि किसी को वो हार्म करें। तो ये आप याद रखिएगा 1929 में हुआ। फिर एक बहुत थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये हुआ था चितगोंग आर्मरी जो रेड थी, चितगोंग। ठीक है, मैं लिख देता हूँ चितगोंग आर्मरी रेड। ठीक है। तो इसको क्या किया था, इसमें जो वहाँ के एक टीचर थे बंगाल के सूर्य सेन, उन्होंने रेड किया था और जो ब्रिटिशर की जो आर्मरी जो गोदाम था जहाँ पे आर्म्स रखे जाते थे उसको उन्होंने लूट लिया था। फिर 1933 में वो पकड़े गए और 1934 में भी उनको फांसी की सज़ा हो गई और उन्होंने ही जो नेशनल फ्लैग था वो भी होस्ट किया था, मतलब फहराया था। ठीक है, तो ये आपका था। आगे चलते हैं। फिर जिन्ना के 14 सूत्री मांगे जो 9 मार्च 1929 को ये घटना घटी। मुस्लिम लीग के नेता थे जो मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने जो नेहरू रिपोर्ट थी उसको स्वीकार नहीं किया। अच्छा हाँ, नेहरू रिपोर्ट आप थोड़ा उसके बारे में जान लें, इसमें है नहीं PDF में, मैं आपको बता देता हूँ कि नेहरू रिपोर्ट जो थी वो 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाया गया। ये जो साइमन कमीशन आया कि वो जो मतलब बताया उसने कि मतलब देखने के लिए आया था कि इंडियन कैपेबल हैं कि नहीं है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो उसके जवाब में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने तैयार करी कि हमारी क्या क्या डिमांड है और हम कैपेबल हैं कि नहीं हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि जो मेंबर्स थे, मतलब जो नेहरू रिपोर्ट में क्या था, जो लोग थे वो आपस में कन्फ्यूज़न था उनमें कि हम क्या डिमांड करें। जैसे कुछ चाहते थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए और कुछ चाहते थे हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस मतलब कि हमें
फ्रीडम तो चाहिए, आज़ादी तो चाहिए, लेकिन हमें अंग्रेज़ों के अंदर रह के ही काम करना है, ठीक है। और कुछ चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। मेजॉरिटी जो चाहती थी वो चाहती थी कि हम डोमिनेंट स्टेटस ही हमें मिलना चाहिए, क्योंकि अभी हम कैपेबल नहीं हैं एक देश को चला सकें, ठीक है। ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। वो कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, जो 1909 में आपको हमको बता दिया था कम्युनल वाला जो पिछली वीडियो में, वही है कि कुछ लोग चाहते थे हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, कुछ चाहते थे ज्वाइंट इलेक्टोरेट चाहिए थे। यूनिवर्स एडल्ट सफरेज की बात करी गई कि जो एडल्ट है वो वोट डाल सकता है, ठीक है। और उन्होंने डिमांड करी कि हमें सिर्फ मेयर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, बोथ सेंटर और प्रोविंशियल में, मतलब डोमिनेंट चाहिए प्रोविंशियल लेवल में भी और सेंट्रल लेवल पे भी। और डिमांड एक की गई कि जो लिंग्विस्टिक जो बेसिस पे जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे भी जो भाषा के आधार पे जो है वो प्रोविंसेस बनाए जाएं, ठीक है। मुस्लिम की क्या डिमांड थी, वो चाहते थे कि हमको रिजर्वेशन मिले बंगाल में, पंजाब में पॉपुलेशन बेसिस पे, और 1/3 सीट रिजर्व वो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व करी जाए। ये मुस्लिम्स की डिमांड थी। तो यही सब था। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर लाहौर अधिवेशन हुआ। तो हाँ, तो हम जिन्ना की 14 सूत्री मांगे देख रहे थे। हाँ, तो क्या होता है, जो जिन्ना जो होते हैं 9 मार्च 1929 को नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद उन्होंने एक सूची बनाई जिसको जिन्ना की 14 सूत्री मांगों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट आप लोग याद रखिएगा, इसकी डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट 1928 साइमन कमीशन के जो 1927 में आया, उसके सिलसिले में उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार करी थी। लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल की नेहरू की अध्यक्षता, मतलब जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्षता की उन्होंने करी थी। दिसंबर 1929 में हुए अपने वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय आंदोलन के लिए पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। तो जो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ होता है, इसमें ही पहली बार पूर्ण स्वराज की बात करी जाती है। और 31 दिसंबर 1929 को नया अपनाया गया तिरंगा ध्वज फहराया गया। डेट याद रखिएगा कि 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा ध्वज फहराया गया, और 26 जनवरी जो आपके 26 जनवरी जो है, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाने की प्रेरणा ली गई, मतलब निर्धारित किया गया कि 26 जनवरी को ही अपना हम आज़ादी का दिवस बनाएंगे। इसीलिए 26 जनवरी को आज़ादी हम लोग बनाते हैं, तो यही प्रतिवर्ष बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी था लाहौर अधिवेशन में। बस इसमें याद रखिएगा, एक ही क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज की किस अधिवेशन में बात की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में बात की गई थी, ठीक है। तो यहीं तक हम वीडियो हम लोग रखते हैं। 1929 तक हम लोग आ चुके हैं। इसके बाद हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखेंगे। 1930 का फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दांडी यात्रा, 1935 का एक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये अगली वीडियो में मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको पूरा कंटेंट ऐसा ही फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा मिलता रहेगा। आपकी यूपी एपीओ की नोटिफिकेशन आने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपका आधे से ज़्यादा या जीएस का पूरा कोर्स ही मैं पूरा कंप्लीट करा दूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।